नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा डीडी बिहार के इस लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं दिनेश कुमार। सागर को गागर में भर दे, यह कला सिर्फ एक साहित्यकार ही कर सकता है। साहित्यकार ही वो होता है जो समाज के गंभीर से गंभीर मुद्दों पर लेखनी के जरिए कड़ी टिप्पणी करता है ताकि परिवर्तन लाया जा सके। ऐसा मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच जो आज अतिथि मौजूद हैं वो एक साहित्यकार हैं और उन्हें लोग मैनेजमेंट गुरु के भी नाम से जानते हैं। उनसे साहित्य और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन दोनों विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हर रोज़ की तरह आज बात कर लेते हैं अनमोल वचन की। आज जो हमने अनमोल वचन लिया है वो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, एक विनम्र तरीके से दुनिया को हिलाया जा सकता है। एक नज़र डाल लेते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। हमारे बीच जो अतिथि उपस्थित हैं वो बहुत ही खास हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं। सीधे चलते हैं कैलाश बिहारी सिंह के पास में। नमस्कार। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैलाश बिहारी सिंह जाने माने मैनेजमेंट गुरु, साहित्यकार। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं या जानना क्या चाहता हूं, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। क्योंकि आपके पिता खुद एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके कारण से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो चाहूँगा हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश बिहारी सिंह है और मेरा जन्म इसी पटना में एक राजनैतिक परिवार में हुआ। हमारे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रथम जो सेनानियों का जत्था था, ये आप कह सकते हैं जिन राजनीतिक लोगों ने सत्ता में भागीदारी भी की और आंदोलन भी किया, उससे मेरा संबंध है। मेरे पिता 1937 से 1952 तक, यानी आज़ादी से पहले से लेके आज़ादी के बाद तक एमएलए रहे हैं। और उतना ही नहीं, पहले सीएम के वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे। जिन दिनों श्याम बाबू मेरे पिता यहाँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे बिहार में, उन्हीं दिनों यूपी में डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। हमारे पिता के और भी बहुत सारे आयाम हैं जिनका विशद वर्णन जो है इतने कम समय में नहीं हो सकता है। बस इतना आप समझिए कि यहाँ जो 7 शहीद स्मारक है वो भी हमारे पिता के ऐतिहासिक भाषण से जुड़ा हुआ है। उनका जो, उसको सिंह गर्जना कहते थे, उनका जो भाषण हुआ था उसके बाद वहाँ पे अंग्रेज़ों ने गोलियाँ चलाई थी और 7 लोग शहीद हुए थे, जिनके सम्मान में 7 शहीद स्मारक बना है। तो ऐसे पिता की संतान होने के नाते 2 चीज़ होती है, एक तो सामाजिक चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं पला बढ़ा और ग्रेजुएशन के बाद मैंने सेल्स की नौकरी ज्वाइन की, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, और लगभग 46 वर्ष हो गए। अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग तरह की माहौल में मैंने काम किया है। और जो भी आप मैनेजमेंट गुरु कह लें या सेल्स गुरु कह लें, ये मैंने ग्राउंड लेवल से ही सीखा है। अब आज के दिन में जो मेरे पास में मेरी धरोहर है वो है मेरा अनुभव, और मैं उसको बांटता हूँ, क्योंकि विद्या या ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। और जितने लोग इसको सुनते हैं या उसको फॉलो करते हैं, अगर सही ढंग से फॉलो करते हैं और उससे उनको फ़ायदा मिलता है, तो इससे बड़ी मुझे खुशी नहीं मिलती है। मेरे पिता एक चीज़ कहा करते थे कि इस धरती पे एकमात्र प्राणी इंसान है जो कम्युनिकेट कर सकता है। तो मैंने भी अपने जीवन में कम्युनिकेशन को एक विशेष माध्यम बनाया और कोशिश करता हूँ कि इसको लोगों को कम्युनिकेट करता रहूँ।
अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन में एक ख़ास चीज़ होती है कि आप किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको जज करके, उसको समझ करके कम्युनिकेट करना है। भाषा कि हो। आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं, लेकिन एक जैसा आप बता रहे थे कि आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आप राजनीतिक परिवार से हैं, ऐसे में फिर मैनेजमेंट की ओर जाना? देखिए एक्चुअली क्या है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का एक उद्देश्य निश्चित करना चाहिए। और मैंने जो अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित किया, निश्चित ही राजनीति नहीं थी। और राजनीति का जो आप व्यवसायीकरण है वो नहीं था। मैं राजनीति में रहा हूँ। मैंने जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में मैं जेल गया हूँ। संपूर्ण क्रांति में मैं सहभागी था। छात्र संघर्ष समिति में मैं था। मेरे साथ के बहुत सारे लोग एमएलए बने, मिनिस्टर बने, मुझे खुशी है। लेकिन मैंने वो रास्ता इसलिए नहीं चुना कि मुझे उसमें कहीं ना कहीं ये अपना स्वभाव आड़े आता था। मतलब आपका प्रकृति उस हिसाब से नहीं है। हाँ, मैं एक्चुअली क्या है कि आंख बंद करके किसी को फॉलो नहीं कर सकता। और मेरा है क्या, मेरी सोच ऐसी है कि मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी माहौल को या किसी भी परिस्थिति को कई आयाम से देखता हूँ। देखने का नज़रिया मेरा अलग है। अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं क्रोध नहीं करूँगा। मैं पहले ये सोचूंगा कि आपने मुझे गाली क्यों दी। आपकी परिस्थितियों का मैं आकलन करूँगा, किन परिस्थितियों में, किस आवेश में आके आपने मुझे गाली दी। और वो गाली दी तो वो आपकी कुंठा थी, आपका गुस्सा था, या मेरी गलती थी। अगर कहीं मेरी गलती है तो मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारने कैलाश जी, के आप लिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी इस बात में, क्योंकि वर्तमान समय में जो आप बात कह रहे हैं इससे सीधा उल्टा होता है। एक सामान्य जन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको, जैसे कहते हैं कि एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा, ऐसे में ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर कोई हमसे विपरीत तरीके से भी बात करे, हमसे क्रोध भी बात करे, तो हमें किस तरह उसका जवाब देना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो ऐसी बातें कैसे आती हैं? क्या वो बहुत आप जैसा शिक्षा ग्रहण करने के बाद, या विनम्रता जिसको हम कह सकते हैं, वो किस तरह आती है? देखिए, इसको हम कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में इनेट मोटिव्स। जो अंदरूनी आपकी ताकतें हैं वो आपको प्रेरित करती हैं चीज़ों को सोचने में। इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जो सोच सकती है और चीज़ों को सोच करके उस पर निर्णय ले सकती है। सहनशीलता और सोच, ये इंसानी गुण है। अगर ये दोनों को साध लिया जाए तो आप पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। मैं हर परिस्थिति को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को मैं कई आयाम से देखने की कोशिश करता हूँ। सर, सहनशील बनना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन चूंकि आज आप जैसे एक साहित्यकार और मैनेजमेंट गुरु बैठे हैं, तो मैं आम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए ये बात आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या किया जाए, या कुछ अपने अंदर ऐसा क्या गुण उत्पन्न किया जाए जिससे हम सहनशील बन सकें। देखिए, एक्चुअली क्या है, ये एक संस्कार है। हालांकि बहुत सारे लोगों को विरोध होगा मेरे शब्द से, क्योंकि फिर वो अलग अलग व्यवस्था में अलग अलग तरह की व्याख्या होती है। लेकिन ये संस्कार जो है, व्यक्तिगत संस्कार, पारिवारिक संस्कार, जातिगत संस्कार, आपका जो परिस्थितियां हैं, आपकी परिवेश है, जो आपका देश काल है, ये सब इसको प्रभावित करता है। हम हिंदुस्तानियों में ये जो संस्कार है सहनशीलता का, ये आप कह सकते हैं कि हमें पीढ़ियों से मिला है। सहनशीलता इतना बड़ा संस्कार है। हम जिनको पूजते हैं आज के दिन में, भगवान राम, आप बताइए धरती पे कोई दूसरा उनसे बड़ा सहनशील हुआ है? आज क्यों पूजा करते हैं? तकरीबन 10,000 वर्ष राम के काल को बीत गया। 10,000 वर्ष बाद भी हम उनकी जगह जगह मूर्तियाँ बनाते हैं और उनको पूजते हैं, उनके कर्मों को याद करते हैं। जिस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, हम उसका विरोध करते हैं। जिसको उन्होंने पसंद किया, उसको जीवन अब
का अपना एक लक्ष्य बनाते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो राम के बारे में मेरी एक छोटी सी दृष्टि है। बिल्कुल स्वागत है सर। हो सकता है स्वागत कि है। उस दृष्टि से कुछ लोग सहमत हों, बिल्कुल स्वागत कुछ है। असहमत हों। ये है मेरा स्वयं का संवाद है, जैसे मैं संवाद श्री राम से कर रहा हूँ। मुझे जो तुमने राम जाना, ईश्वर समान माना, परंतु मुझको भी कदम कदम पर युद्ध झेलना पड़ा। इंसान और इंसानों द्वारा बनाई गई नीति, रीति और संस्कारों में पलना और बढ़ना पड़ा। किशोर अवस्था में ही आसुरी शक्तियों का सामना करना पड़ा, युद्ध झेलना पड़ा, शिक्षा के साथ ही सर संधान करना पड़ा। धनुष जी। गुरु विश्वामित्र ने युद्ध की शिक्षा दी और मुझको ताड़का के वध का कारण बनना पड़ा। परंतु उतना ही नहीं, तुरंत ही शिक्षा के बाद विवाह के बंधन में बांध दिया। इस अवसर ने परम ईश्वर शिव के धनुष को खंड खंड कर मेरी शक्ति को एक नया आयाम दिया। विवाह के उपरांत जब एक युवा अपने दाम्पत्य जीवन के सपने संजो रहा था, अपने राज्य में अपने चक्रवर्ती राजा के युवराज के रूप में राज्य के निवासियों के स्नेह का आनंद ले रहा था, और तभी एक वज्रपात हुआ। अपने वचनबद्ध पिता और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भरी माता के षड्यंत्र का शिकार हुआ। एक पुत्र के रूप में अपने पिता और चक्रवर्ती राजा के वचन का सम्मान दिया और 14 वर्षों के लिए वनवास चला गया। यही मर्यादा थी, रघुकुल की रीत भी यही थी। मेरी पत्नी सीता जो स्वयं शक्ति का अवतार थी, और मेरा अनुज लक्ष्मण जो शेष अवतार था, मेरे साथ वन वन भटके। क्या कोई इतनी विपरीत परिस्थितियों की कल्पना कर सकता है? क्या कोई इतनी विपरीत परिस्थितियों की कल्पना कर सकता है? मुझे तो हर पल एक नए संघर्ष और कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ा। परंतु नियति देखिए, किसी पुरुष का सम्मान उसकी पत्नी होती है। किसी पुरुष का सम्मान उसकी पत्नी होती है, जिसको वह अपने सुख दुख का साथी बनाता है और उसके पूरे जीवन संग रहने की सौगंध खाता है। लेकिन विधि का विधान कहें या आसुरी शक्तियों का षड्यंत्र कहें, रावण जैसे महाज्ञानी महापराक्रमी ने सीता का छल पूर्वक अपहरण कर लिया। वह समय विछोह, अपमान, दुख और दर्द की पराकाष्ठा थी। रावण इतना शक्तिशाली था कि कोई मानव या मानवीय राज्य और सेना उसके मुकाबले के लिए सामने नहीं आए। लेकिन मैं नारी के सम्मान के लिए वचनबद्ध था, मर्यादा और पुरुषत्व के लिए हर परीक्षा देने को तैयार था। इसीलिए मैंने वाली का भी वध किया। वनवास में पक्षी, पशु और वानर मेरे साथी बने, हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया, उनके साथ मैं आगे बढ़ा। अब रावण की बारी थी, परंतु सागर, सेना और लंका तक पहुंचने की चिंता भारी थी। कैलाश सर, आप बहुत एक साहित्यकार ही ऐसा कर सकता है कि जैसा आप कर रहे हैं कि पूरे रामायण को आपने चंद वाक्यों में समेट दिया है। नहीं, मैंने रामायण को नहीं समेटा है, और रामायण के घटनाक्रम को एक नई दृष्टि दी है। एक मतलब राम के जो मर्म को स्पर्श करने की कोशिश की नहीं, है। बिल्कुल मैं उन वही परिस्थितियों को स्पर्श करने की कोशिश की है। अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा और है, मैं सुना दूं। संक्षेप में सर। जी। चिंता भारी थी, वानरों ने सेना बना दी और मेरी मुलाकात हनुमान, सुग्रीव, अंगद और जामवंत से करा दी। सागर को पत्थरों से पाट दिया, युद्ध के लिए सहयोगी विभीषण दिया। युद्ध बहुत भारी था, भ्राता भी मूर्छित हुआ। वो हनुमान थे जिसने असंभव को संभव कर दिया। इतना तो समझो, ईश्वर पर भी विपदा आती है, उसकी भी कदम कदम पर उसके साहस, धैर्य, मर्यादा और दुख की परीक्षा ली जाती है। युद्ध जीतना ही काफ़ी नहीं होता, जीत की हर कदम पर अग्नि परीक्षा ली जाती है। पुरुष के जीवन का संबल उसका सम्मान होता है, मगर वह चूर चूर हो जाता है जब उसके पत्नी के चरित्र का अपमान होता है। राजा को भी प्रजा और वचन की रक्षा करनी पड़ती है। यही महाराज दशरथ ने किया और नियति ने मुझको यही करने पर मजबूर किया। अब और धैर्य, अपमान सहने की शक्ति और मर्यादा की पहचान दूं, किस ईश्वरीय शक्ति की पहचान दूं?
हजारों वर्ष बाद भी तुम मुझे याद करते हो। कैलाश सर, बस दो लाइन और है। अगर ये तुम्हें याद है तो समझ लो यही ईश्वर और ईश्वर की शक्ति और सौगात है। रावण को हर वर्ष अपने कुकर्मों के कारण जलाया जाता है, परंतु हर वर्ष कुछ अनसुलझे प्रश्न छोड़ जाता है। क्या रावण को जलाने वाले रावण से ज़्यादा ज्ञानी है? अपने अक्षम्य अपराध के बावजूद उसने सीता को छुआ तक नहीं। परंतु क्या हम स्वयं इस मर्यादा का पालन करते हैं? क्या रावण को जलाने से पहले स्वयं को राम की मर्यादा, धर्म, नीति, सहनशीलता, न्याय और महान परंपरा का वाहक मानते हैं? बहुत साधारण सा सवाल आपसे करता हूँ मैनेजमेंट के लिहाज से। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कहने का मतलब जानी मानी हस्तियाँ जिनको हम सेलिब्रिटी भी कहते हैं, उनका समय का सही सदुपयोग हो, उनका काम ठीक ढंग से हो, इसके लिए वो एक मैनेजर रखते हैं। ठीक इसी तरह आम इंसान के समय का सही उपयोग हो, वो अपने काम को सही समय पे कर सके, इसके लिए आप उसको क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं बड़े सेलिब्रिटी या अपने मैनेजर रखते हैं, वो एक्चुअली एक अलग दिशा है, अलग आयाम है, अलग लोग हैं, बड़े गिने चुने लोग होते हैं जी लेकिन हम और आप जैसे आम इंसान, जी टाइम मैनेजमेंट उनके जीवन के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। अब टाइम मैनेजमेंट अगर सीखना है तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना फिलिप कोटलर को पढ़ना है, ना ही आपको शिव खेड़ा के किताबों को पढ़ना है या उनके प्रोग्राम में जाना है। आप चुपचाप सिर्फ अपनी मदर को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपने भाभी को फॉलो कीजिए कि वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं। अभी पिछले दिनों दिल्ली में भारत की कुछ दीवाओं को, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, औरतें और लड़कियां, उनके अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाया गया था। वहाँ मुझसे यही सवाल किया गया कि आप मैनेजमेंट किससे सीखते हैं, मैनेजमेंट का आपका नज़रिया क्या है? तो मैं कहता हूँ कि मैंने मैनेजमेंट जो कुछ भी सीखा है वो अपनी माँ, अपनी भाभी, अपनी पत्नी, अपनी बहन से सीखा है। तो बोले कि आपने तो MBA किया है, ये किया। मैंने कहा कि वो सब किया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपनी जगह पे है, वो चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर देते हैं, सिस्टमेटिक कर देते हैं, लेकिन जो बेसिक्स है वो आपको आपकी माँ, आपकी भाभी, आपकी पत्नी यही सिखाती है। अब देखिए किस तरह से, अब आप पत्नी का रूप ले लीजिए, रात में आपकी अंकशायनी होती है, सुबह में जब आप अंगड़ाइयाँ ले रहे होते हैं, उठ के वो नहा धो करके चाय की प्याली लेके आपके सामने खड़ी होती है। जब तक आप नींद को झटक रहे होते हैं तब तक वो आपके बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार करती है, उसके जूते भी साफ करती है, कपड़ा पहनाती है, उसका नाश्ता तैयार करती है, उसको स्कूल भेजती है, तब तक कि आप दफ्तर की तैयारी कर रहे होते हैं। अब आपको नाश्ता और चाय चाहिए होता है, आपकी जुराबें कहाँ हैं, आपका रुमाल कहाँ, आपका पर्स कहाँ है, आपका बैग कहाँ है, सबको संजो के आपको देती है। जब आप नाश्ता करके जा रहे होते हैं दफ्तर 8 घंटे के लिए, तो आपका नाश्ता पैक करके आपके हाथ में देती है। उसके बाद दफ्तर आप जाते हैं, उसका काम रुकता नहीं है, क्योंकि बच्चे आने का समय होता है स्कूल से, उनके लिए वो खाना बनाती है। जब उनको बच्चे की देखरेख कर चुकी होती है, वो होमवर्क भी कराती है बच्चे का, पढ़ाती भी है, और शाम को फिर आपके आने का इंतज़ार करती है। हमारे संस्कारों में कहा जाता है कि पति जब घर आए तो उसको सामने मुस्कुराती हुई उसकी पत्नी मिलनी चाहिए, तो मेकअप भी करती है और आपका इंतजार करती है। फिर चाय प्याली के साथ में उसका फिर शाम का और रात का शुरू होता है, रात का खाना बनाती है। जब आप बिस्तर पर जा कर के टेलीविज़न देख रहे होते हैं तो बर्तन धो रही होती है, और फिर लौट के आने के बाद में जो आपके दाम्पत्य जीवन की जो चीज़ें हैं उसको वो इनकार नहीं करती, उतने ही मुस्कुरा करके उसको भी अंजाम देती है।
तो आप बताइए इससे बढ़िया क्या मैनेजमेंट हो सकता है। मैनेजमेंट में हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं, हाउ टू डू मल्टीटास्किंग, माने बहुत सारे काम एक साथ आप कैसे कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं, आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, किसी को और निर्देश दे रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ये सब मिल करके एक मल्टीटास्किंग होती है, बहुत सारे कामों को एक साथ अंजाम देना। लेकिन ये तो आपको घर में मिल रहा है, उससे बड़ा इंस्टीट्यूट कौन सा है, उससे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कौन सा है। हमें मैनेजमेंट गुरु कह दें आप, अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो नतमस्तक हूँ भारत की सभी उन नारियों का, सभी माताओं बहनों का जो मैनेजमेंट हमें सिखाती हैं। बहुत सारे काम को एक साथ कैसे अंजाम दें, बहुत सारी सोच को आप कैसे एक साथ ला सकें, सभी पर कैसे ध्यान दें। देखिए, एक माँ का रिश्ता होता है, बेटा बेटी पति और जितने रिश्तेदार हैं सबकी अलग अलग देखभाल होती है। खाने के टेबल पे आप बैठते हैं, आपको खाना क्या पसंद है वो आपको मिलेगा। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि उनके सफलता का जो राज है वो उनकी पत्नी, उनकी माँ या उनकी बहन हाँ, है। जो कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे हाँ। एक स्त्री का हाथ होता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल 100% होता है। कैलाश और भैया, जो स्त्री को ठीक से समझ ले वो बहुत ही सफल होता है जीवन में। एक बिहारी होने के नाते आप हमारे युवाओं को, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डीडी बिहार ही एक ऐसा चैनल है जिसको लोग अभी भी परिवार संग देखते हैं और उसका एक व्यापक असर है। पहली चीज़ तो यह है कि बिहार के जो युवा हैं, मैं भी उन्हीं में से एक था, मैं फील करता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ की कमी है बिहार के युवाओं में वो है दृष्टि, सोच। सबसे पहले हम अपने युवाओं से चाहते हैं कि अपने जीवन का एक उद्देश्य निश्चित करें और उस उद्देश्य को या ड्रीम निश्चित करें और ड्रीम को चेस करें। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में क्या है, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा, अगर कुछ नहीं है मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता आईएएस आईपीएस नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि उसको चेस करने में जो कैलकुलेटिव लोग हैं, जो बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने पढ़ाई का, अपनी लाइफ का, वो तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अधिकांश जो है उसमें वो दिशाहीन हो करके रह जाते हैं। अभी बीच में ही हाल में ही पढ़ रहा था कि रेलवे की स्वीपर की नौकरी के लिए इंजीनियर और बीएड किए हुए एमए पास लड़के उसके लिए गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ, क्योंकि आपको बता दूं कि मैंने जब नौकरी शुरू करी थी एक ग्रेजुएट के रूप में शुरू की थी, बाद में लॉ या मैनेजमेंट या पीएचडी मैंने बाद में जाकर के करी, कार्य क्षेत्र के दौरान करी, कार्य करते हुए करी। तो शिक्षा तो आप कभी भी हासिल कर सकते हैं, कैसे भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक आपका होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी में ही अवसर है, अवसर बहुत सारे हैं। आजकल तो जो छोटे उद्योग हैं उसमें बहुत अवसर है, और आने वाले समय में सबसे बड़ा अवसर तो खेती में होगा। अभी खेती की जो क्रांति है, दूसरी क्रांति, तीसरी क्रांति जो भी कहें, वो भी होनी है। मैं एक बताना चाहूँगा आपको कि अभी हमारे परिवार से जुड़े हुए कुछ लड़के हैं जो मशरूम की खेती के ऊपर में या नई खेती के ऊपर में ज्ञान दे रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, बहुत क्लोज एसोसिएट हैं हमारे, उन्होंने मशरूम की खेती शुरू की, पहले रांची में और पूर्णिया में। अब विश्वास नहीं करेंगे, 10,000 किलो मशरूम का उत्पादन उनके संस्थान में हो रहा है। और उन लोगों ने ऐसे कम से कम 5-6 ऐसे हज़ार लोगों को मशरूम की टेक्निक दी है जिससे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे फल हो गए हैं जिनको उगाया जा सकता है। तो खेती में बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप उद्देश्य तो निश्चित कीजिए
कि आपको खेती करनी है, आपको नौकरी करनी है, और नौकरी ही करनी है तो सरकारी नौकरी क्यों करनी है? क्या बाकी और दूसरी प्राइवेट नौकरियों में अवसर नहीं है? औद्योगिकरण हो रहा है देश का, इतने उद्योग लग रहे हैं। आज के दिन में देखिए डिफेंस में हमारा देश मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट देश होने जा रहा है, तो नौकरियां हैं। एक बात आप कृषि की कह रहे थे तो उसी से मैं जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। बहुत सारे बिहार के लोग पंजाब में जाके कृषि करते हैं, खेती करते हैं, वहाँ एक मजदूरी के तौर पे। तो आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जैसा आप बता रहे हैं कि कृषि में इतने अवसर पैदा होने वाले हैं, तो वो यहाँ क्यों नहीं करते हैं? उसकी दो वजह है। पहली बात तो कि वहाँ की खेती ऑर्गेनाइज्ड है, सारी चीज़ें वो कैलकुलेटेड करके रखे हुए हैं कि हमें इतने आदमी चाहिए जो ये काम करेंगे, और उसका वो मेहनताना देते हैं। हम सब, हमारा सब कुछ स्कैटर्ड है, बिखरा हमारा हुआ कोई है। प्लान नहीं है। अभी मैं बीच में बंगाल का दौरा कर रहा था, हजारों एकड़ ज़मीन पूरे रेल ट्रेन से जा रहा था, मैंने देखा कि एकदम खाली पड़ी हुई है, कोई खेती नहीं उसमें। अभी जो अच्छे किसान हैं अच्छी जगहों पे 3-3 फसल निकाल रहे हैं, हमारे 1-2 फसल बड़ी मुश्किल से निकलती है। कुछ हमें हमारे सत्तासीन लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि सिंचाई की सुविधा, बाकी सुविधाओं को उन तक पहुँचाएँ। आज तक हम 75 साल हो गए, हम नदियों को नहीं जोड़ पाए, सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए। ये सब कमियां हैं, लेकिन हम ऐसा कहते हैं, मैनेजमेंट में एक खास बात बोलती है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सॉल्यूशन। जितनी भी आपदा है वो एक अवसर है। तो अवसर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसमें लगना पड़ेगा, उद्देश्य निश्चित करना पड़ेगा, और श्रम आपको करना पड़ेगा। अब मैं बिना श्रम के कोई काम नहीं होगा। अब मैं आपके साहित्य के बारे में चर्चा जी करना हाँ। चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आप अभी एक पुस्तक की रचना की है, जी हाँ, ये उसके बारे में बताएं, और इस जी हाँ। पुस्तक में किन चीज़ों का आपने वर्णन किया है? ये शब्द यात्रा है। ये आप कह सकते हैं कि मेरी 45 से 46 वर्षों की जो रचनाएं हैं, जो युवा था जो रचनाएं लिखी, उससे लेकर के पिछले साल तक की कुछ रचनाएं हैं जिनको मैंने संकलित करके शब्द यात्रा का रूप दिया है। ये गद्य है या पद है? पद रूप में है? ये सब कविताएं हैं। अच्छा, पद्य है, गद्य नहीं है। ओके। अब अगर आपका आदेश नहीं, हो बिल्कुल तो आदेश एक है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ एकदम कि प्रारंभ की नहीं, बिल्कुल। कविता जैसी खोला वो निकल गई है। एक यात्री के रूप में आप समझ लें कि मेरी एक युवा सोच उस टाइम में क्या रही होगी। यात्रा के प्रथम चरण में गिरते संभलते मैं अपने अहम को सबों की नज़रों से बचा ले गया, लेकिन उदास फीकी लाल कुछ धुंधली शाम लगातार मेरे अस्तित्व को कैद किए जा रही है। मुक्ति के प्रयास में उलझ गया हूँ, कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं के जाल में, अपने सपनों और प्रेरणाओं में लगातार चल रहे अंतर्द्वंद में, प्रयास में सुलझाने के संबंधों और अपनों के चेहरे पर आ रही ऊब को। शायद ऐसे में ही यात्री पलायन कर जाता है, परंतु मैं अविरल जूझ पड़ने को संकल्पबद्ध हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं आपसे अभी आप इजाज़त दें तो एक कल की लिखी हुई कविता सुनाऊं। स्वागत है। इसको आप, मैंने शीर्षक नहीं दिया है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं रिमोर्स, अफसोस। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब आदमी उन पे 40-50 साल बाद अफसोस करता है, तो इसमें आपको मेरी भावनाएं झलेंगी। इससे ये आप पढ़ें उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक साहित्यकार, हर जो साहित्यकार होता है वो आम इंसान की तरह नहीं देखता है किसी चीज़, उसका अवलोकन बड़ा अलग ढंग से होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप किस तरह से? मैंने आपको कुछ देर पहले बोला ना कि एक आम इंसान आपको सामने से देखता है, वो एक आयाम है कि आपने लाल रंग का जैकेट पहन रखा है, आपने शर्ट पहन रखी सफ़ेद। एक साहित्यकार आपको चारों तरफ से आपकी परिक्रमा करके आपको अनुभव करेगा। तो यही फ़र्क है एक आम इंसान में और एक साहित्यकार में या रचनाकार में। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो मैं आपको ये सुना रहा हूँ जी। अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे तुमको दिखलाऊं, अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे तुमको दिखलाऊं, कितना मजबूर था ये दिल
तुमको कैसे बतलाऊं। माना कि न तुम्हारे पास आए, न तुम्हें वक्त दे पाए। माना कि न तुम्हारे पास आ पाए, न तुम्हें वक्त दे पाए, मुझको घेरे रहे बस मेरे अपने और मेरे हमसाए। दिल टूटा है क्या आपका सर? ये ना पूछे, मेरी पत्नी भी देख रही होंगी। मुझको घेरे रहे बस मेरे अपने और हमसाए, न तुम्हारे ही हो पाए न खुद के हो पाए। न तुम्हारे ही हो पाए न खुद के हो पाए। दिए थे जख्म कितने दिल पे, दिए थे जख्म कितने दिल पे, ये तुमको कैसे दिखलाऊं। उलझ कर खुद से भटकते रहे रात भर, उलझ कर खुद से भटकते रहे रात भर, जैसे चांद के साए। दर्द के इस एहसास को तुमको कैसे बतलाऊं। जब एक युवा लिखना शुरू करता है तो कुछ इसी तरह की बातें लिखता है, क्योंकि उस वक्त प्यार मोहब्बत होता है। कैलाश सर, अभी आखिरी शेर है। मसरूफियत मेरी फितरत नहीं, मसरूफियत मेरी फितरत नहीं, चाहता हूँ उसी शिद्दत से, पर ये तुमको कैसे बतलाऊं। पटना में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पटन देवी। जी हाँ जी। आपने उस पर भी कुछ गीत लिखे हैं। जी हाँ जी हाँ। उसके बारे में हमें बताएं। इस नवरात्र में मैंने पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी जी जितने भी शक्तिपीठ हैं, उसमें पाटलिपुत्र की भूमि इतनी पावन है, वहाँ 2 शक्तिपीठ हैं। जी एक बड़ी पटन देवी, एक छोटी पटन देवी। और आप जितने भी गीत सुनते रहे होंगे, या दुर्गा पूजा की स्तुति, माता के हर रूपों की स्तुति सुना होगा, पटन देवी की स्तुति शायद ही सुना हो आपने। तो मैंने माँ पटन देवी के ऊपर में एक लिखा है, जिसको बड़े अच्छे गुणी कलाकार ने गाया भी है, लेकिन कुछ कारण से मैं आपको वो नहीं सुना सकता, लेकिन मैं उसके शब्द आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे पटनेश्वरी, हे भुवनेश्वरी, माँ अम्बे जगदम्बे, धरती की माँ आकाश भी तू, तू ही है त्रियंबके। रिश्ते सारे बनाए तू, सारे रिश्ते निभाए तू, दुखियों के घर आए तू, माँ का प्यार निभाए तू। दुष्टों की संहारक तू, कोटि कोटि की पालक तू, राजगीर का उच्च शिखर और फल्गु में बहने वाली तू। हरियाली और उपज तुम्ही से, तू ही है अन्नपूर्णा, था मगध का साम्राज्य तुम्ही से। नदियाँ झरने जलज तुम्ही से, यहाँ होता हर त्योहार तुम्ही से। ताल तलैये आम मखाने, है धान की पैदावार तुम्ही से। कौटिल्य बुद्ध और चंद्रगुप्त, वीर कुंवर का वार तुम्ही से। सरसों की पीली धानी तू, महुआ इमली की फाली तू। मीठी लीची की लाली तू, सब कुछ देने वाली तू। खेतों और गेहूं की बाली तू, छठ की गंगा के पानी तू। छिन्नमस्तिके और सीता तू, कृष्ण की भक्ति गीता तू। हे पटनेश्वरी, हे भुवनेश्वरी, माँ अम्बे जगदम्बे। बहुत खूब, बहुत खूब। कैलाश बिहारी सिंह जी, आज आप कार्यक्रम में आए और हमसे बहुत सारी बात की। आपने यह भी बात किया कि कैसे हम सहनशील बन सकते हैं, कैसे अपने घर में ही हम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तो धन्यवाद। दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे कैलाश बिहारी सिंह से, साहित्यकार, साहित्यकार, मैनेजमेंट गुरु से। आज हमने जाना कि आपको सबसे पहले अपना उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जब आप उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे तो आपको लक्ष्य प्राप्ति करने में आसानी होगा। सहनशील बनिए और माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ये बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आपके खत हमें लगातार मिल रहे हैं और मैं चाहता भी हूँ कि यह खत मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें आपके सुझाव और विचार प्राप्त होते हैं। आपके सुझाव और विचार हमें हौसला अफजाई करने में मदद करता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है
डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com।